हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग यहाँ पे फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं अपने बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को, जिसमें आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। और देखो यहाँ पे ये वीडियोज हमारी जो भी चारों सब्जेक्ट की आने वाली हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें हम लोग यहाँ पे सिलेबस का जो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन सी यूनिट है, यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, और उन सभी टॉपिक्स का एक जो है जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि यहाँ पे आप लोग को सिलेबस किस तरीके से देखने को मिलेगा सब्जेक्ट में, जिससे आप लोग यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक आइडिया लगा लोगे कि आप लोग को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज होने वाली है ये जितनी भी हमारी इंट्रोडक्शन होंगी, तो इसको आप लोग यहाँ पे ज़रूर से देखना, ठीक है। मुझे पता है आप में से कई लोग नहीं देखने वाले हो, बट बिलीव मी, ये वीडियोज अगर आप लोग देखते हो तो पूरा सब्जेक्ट आप लोग के लिए पढ़ना काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को आइडिया लग जाता है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जो है सबसे पहले अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड से। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड की, तो यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया है, और यहाँ पे आप लोग को इसका पढ़ना है सेकंड पार्ट, ठीक है। और इसके बाद एक थर्ड पार्ट इसका जो है आप लोग को फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो देखो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में तो आप लोग को आइडिया लग ही चुका है भाई, ये हमारी क्या होती है, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड, ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये सभी चीज़ें आप लोग सेकंड सेमेस्टर में जान चुके हो। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो देखो इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड में हम लोग अगर एक वर्ड में बात करें तो हमें यहाँ पे अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया बेंजीन। तो बेंजीन आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, यानी हम लोग को यहाँ पे अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, जो कि हम लोग कह सकते हैं रेजोनेंस वगैरह शो करते हैं। अब देखो, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी इसकी यहाँ पे वीडियोज हैं वो सभी आप लोग को यूट्यूब पे मिलेंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये हमारी ऑलरेडी पूरी कंप्लीट है, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगी, एंड नोट्स आप लोग को हमारे ऐप में मिलेगी, ठीक है। इसकी जितनी भी नोट्स है वो सभी आप लोग को ऐप के अंदर यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के कोर्स में देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे ऐप में जाके विजिट कर लेना। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो वही चीज़ है कि इसमें हम लोग यहाँ पे अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यूनिट वाइज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यूनिट वाइज हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में सबसे पहले हमें यहाँ पे बेंजीन के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे अपना बेंजीन का एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और बेसिक इंट्रोडक्शन। जैसे अगर आप लोग को पता हो तो देखो ये होता है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एविडेंस पढ़ेंगे, यानी कि ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है ये हमारा यही होता है, इसके क्या प्रूफ है, ठीक है। एविडेंस यानी कि एविडेंस मतलब प्रूफ होता है, तो हम लोग देखेंगे कि इसका क्या 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 एविडेंस है। फिर हम लोग यहाँ पे इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे इसमें रेजोनेंस देखेंगे कि कैसे क्या होता है, फिर हम लोग यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी को भी स्टडी करेंगे कि कैसे ये हमारा एरोमेटिक जो है कह सकते हो कैरेक्टर शो करता है। फिर हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने हकल्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। हकल्स रूल क्या होता है? हकल्स रूल हमारा वो रूल होता है जिससे हम लोग पहचानते हैं कि कोई भी कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है या फिर नहीं है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, जो कि हमारा बेंजीन शो करता है, ठीक है। तो बेंजीन के अंदर हमारे यहाँ पे कह सकते हो 5 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होती हैं। मतलब देखो ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जाता है। अब इसमें हमारा हैलोजिनेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 में पढ़ेंगे। और उसके बाद एट लास्ट में हम लोग बात करें तो एट लास्ट में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे अपने इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन एंड स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डीडीटी, सैक्रिन, बीएचसी एंड ग्लूटामाइन टी। अब देखो ये चारों हमारे यहाँ पे बेंजीन के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे। और तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो यूनिट 1 में हम लोग कंप्लीटली अपने बेंजीन के बारे में ही पढ़ रहे होंगे। और देखो यहाँ पे और भी जितनी यूनिट है उनमें सभी में हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं बेंजीन के डेरिवेटिव्स के बारे में ही पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जैसे बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह कोई दूसरा यहाँ पे कंपाउंड आके ऐड हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। तो अभी आप लोग देखोगे समझ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 2 के बारे में, तो यूनिट 2 में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपने 3 कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल्स के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे एरोमेटिक अमीन्स के बारे में, और फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें फिनॉल्स की,
तो फिनॉल्स देखो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये हमारा ये सभी जितने भी हैं, ठीक है, ये तीनों जो हम लोगों ने देखे ये हमारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। तो यहाँ पे फिनॉल देखो क्या होता है भाई, बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा के जब यहाँ पे OH ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो इसी को हम लोग फिनॉल बोलते हैं। तो इसी के अंदर देखो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि हमारा हम लोग पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, मतलब यहाँ पे जो फिनॉल है ना ये हमारा एसिड नेचर का होता है। तो यहाँ पे ये एसिडिक क्यों होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये एसिड क्यों होता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हमारा इस फिनॉल में कोई सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जाए, मतलब कोई दूसरा ग्रुप आके अटैच हो जाए, ठीक है, तो उससे इसकी एसिडिटी पे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपने स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ जो है अब इसी के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे इस OH के अलावा फिनॉल में कुछ और भी आके अटैच हो जाए, जैसे हमारा फिनॉल हो गया, क्रिसॉल हो गया, रिसोर्सिनॉल हो गया और नैप्थॉल हो गया, तो ये सारे हमारे फिनॉल के डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिनॉल। और सेकंड आ जाता है हमारे यहाँ पे एरोमेटिक अमीन्स। अब देखो अगर आप लोगों को याद हो तो जो है अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड में आप लोगों ने ऑलरेडी अमीन्स के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट में, ठीक है, लास्ट 5th यूनिट में। तो यहाँ पे देखो जो अमीन्स होता है तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था अपने एलिफेटिक अमीन्स को, और यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग अपने एरोमेटिक अमीन्स को, यानी जब बेंजीन में हमारा NH2 ग्रुप आके अटैच हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक अमीन्स। और आप लोग को पता है भाई अमीन्स हमारा बेसिक नेचर का होता है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अपने बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। देखो वहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमीन्स, और यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को देखेंगे कि इसकी बेसिसिटी पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ने पे क्या क्या इफेक्ट होता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंथेटिक यूजेज ऑफ अराइल डायाजोनियम सॉल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे इसी का एक कह सकते हो डेरिवेटिव होता है हमारा एरोमेटिक अमीन का अराइल डायाजोनियम सॉल्ट, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने लास्ट कंपाउंड की, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होंगे अपने एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। और देखो ये भी अगर आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने यूनिट 5th में क्या पढ़ा था हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। तो वही चीज़ है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड देखो हमारा कहाँ क्या अटैच हो गया है, बेंजीन में, तो यहाँ पे सिंपली इसको हम लोग बोल देते हैं एरोमेटिक एसिड्स। तो देखो ये आप लोग को पता है भाई ये हमारा एसिडिक नेचर का होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसकी एसिडिटी को पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसके अगर यहाँ पे हमारे कोई सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जाए तो एसिडिटी पे क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। और फिर हम लोग यहाँ पे अपने बेंजोइक एसिड की रिएक्शंस को देखेंगे, ठीक है। तो ये होगा हमारा यहाँ पे यूनिट 2 का जो है सिलेबस, ठीक है। तो यूनिट 2 में हम लोग कुछ इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 3 के बारे में, तो यूनिट 3 में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अपने फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में, ठीक है। तो फैट्स एंड ऑयल्स देखो आप लोगों ने ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, आप लोग को थोड़ा बहुत पता तो है ही है कि हमारा फैट्स एंड ऑयल्स क्या होते हैं भाई, हमारे एक टाइप के लिपिड्स होते हैं, है ना। और लिपिड्स हमारे क्या होते हैं, लिपिड्स हमारे ईस्टर्स होते हैं फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स के, यानी जब फैटी एसिड और अल्कोहल यहाँ पे मिलके कंबाइन करते हैं तो हमारा लिपिड्स बनता है, और उसी में हमारा एक टाइप होता है फैट एंड ऑयल्स। तो यहाँ पे हम लोग वही देखेंगे हमारा रिएक्शंस ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फैट्स एंड ऑयल की हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कुछ रिएक्शंस को देखेंगे, जैसे हमारा हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोजनेशन, सैपोनिफिकेशन, रेंसिडिफिकेशन और ड्राइंग। तो ये सारी रिएक्शंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने कुछ एनालिटिकल कॉन्स्टेंट्स को, ठीक है, जैसे हमारा एसिड वैल्यू हो गया। अब ये सारी चीज़ें क्या है, देखो एसिड वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एसिड वैल्यू ये होता है कि जो हमारा फैट एंड ऑयल्स है उसमें हमारा कितना फैटी एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, उस चीज़ की वैल्यू होती है एसिड वैल्यू। फिर हमारा सैपोनिफिकेशन वैल्यू, तो देखो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा डिटेल में जब आप लोग पढ़ोगे तब समझ जाओगे। बाकी इसमें हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे ईस्टर में हम लोग ये देखते हैं कि कितना ईस्टर है, ठीक है। और आयोडीन वैल्यू में हम लोग ये देखते हैं कि आयोडीन कितना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने में, ठीक है। और उसके बाद हमारा एसिडाइल वैल्यू होता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रिजल्ट, मिसल वैल्यू, ठीक है, RM वैल्यू। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने यूजेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये होगा हमारा यूनिट 3। तो यूनिट 3 में सिंपली हम लोग जो है फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में ही पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने यूनिट 4 के बारे में, तो यूनिट 4 में हम लोग पढ़ रहे होंगे अपने पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो देखो पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना, और न्यूक्लियर का मतलब थोड़ा सा आप लोग सर्कुलर स्ट्रक्चर से ले सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा बेंजीन क्या होता है, एक सर्कुलर रिंग होती है। और हाइड्रोकार्बन्स, तो यहाँ पे देखो जैसे अगर हम लोग सिंपली बात करें तो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हमारे क्या होते हैं, जब हमारे दो या दो से ज़्यादा बेंजीन आके फ्यूज्ड हो जाते हैं, मतलब दो से ज़्यादा बेंजीन जब आपस में आके एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स। जैसे यहाँ पे आप लोग देखो तो आप लोग को 2 बेंजीन दिख रही है और इसको हम लोग बोलते हैं नैप्थलीन, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा फिनैंथ्रीन होती है, एंथ्रासीन होती है, इसमें आप लोगों को 3 बेंजीन रिंग देखने को मिलती है। फिर हमारा होता है डाइफिनाइल मेथेन और ट्राइफिनाइल मेथेन। तो ये सारे मतलब इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि बेंजीन के जो है 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रक्चर हमें एक साथ फ्यूज्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो हमें बेसिकली यहाँ पे इनकी जो है कह सकते हो सिंथेसिस देखनी है, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस देखनी है, यूजेस देखने हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसके अंदर पढ़ रहे होंगे। और हमारे 5 कंपाउंड इसके अंदर होंगे, जैसे नैप्थलीन हो गया, ये हमारा होता है नैप्थलीन, और इसी तरीके से फिनैंथ्रीन, एंथ्रासीन, डाइफिनाइल मेथेन और ट्राइफिनाइल मेथेन, इन सभी के बारे में हमें यहाँ पे देखना है।
और फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट 5 के बारे में, तो यूनिट 5 में हम लोग को जो है देखना है अपने साइक्लो एल्केन्स को। अब देखो साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं भाई। एल्केन्स आप लोग को पता है जो हमारा सिंगल बॉन्डेड हमारे कार्बन एटम होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एल्केन्स, है ना। तो यहाँ पे देखो साइक्लो एल्केन्स क्या होता है, जब हमारा ये सिंगल बॉन्ड जो है हमारे साइकिल के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, एक रिंग स्ट्रक्चर हो जाए। जैसे साइक्लो एल्केन का सबसे सिंपल एग्जाम्पल हो जाता है साइक्लोप्रोपेन, है ना। ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लो एल्केन होता है, फर्स्ट मेंबर होता है हमारे साइक्लो एल्केन का, क्योंकि देखो बिना 3 कार्बन के हमारा साइकिल नहीं बन सकती है। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर होता है साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इसी तरीके से साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे हम लोग जो है इन्हीं साइक्लो एल्केन्स के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। अब इसके अंदर भी हम लोग बात करें तो क्या देखेंगे हम लोग, अपनी स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स। स्टेबिलिटी का मतलब है कि जैसे यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है, फिर हमारा साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, तो इन सभी में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन कम स्टेबल होता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे अपने स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स में। अब देखो इसको स्टेबिलिटी को प्रूफ करने के लिए हमारे जो है कुछ 3 थ्योरी दी गई हैं, जैसे बेयर्स-स्ट्रेन थ्योरी हो गया, सैसे-मोहर्स थ्योरी हो गया और कोल्सन एंड मोफेट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी। तो ये तीनों थ्योरी से ही हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि कौन सा साइक्लो एल्केन ज़्यादा स्टेबल होता है। उन सारी चीज़ों को ही हम लोग यहाँ पे साइक्लो एल्केन्स के अंदर देखेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करें तो हम लोग फाइनली देखेंगे अपने रिएक्शंस ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पे यूनिट 5 का सिलेबस होने वाला है। तो यहाँ पे देखो ये था हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। देखो यहाँ पे ये एक कंप्लीट सिलेबस का इंट्रोडक्शन था और सिलेबस वगैरह बहुत कम लोग देखते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो के थ्रू बहुत ही इंटरेस्टिंगली देखा होगा, अपने सिलेबस को जरूर समझे होगे। और कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि देखो इस तरह की वीडियो आप लोगों को कोई और नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये सिलेबस वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट्स के सिलेबस के साथ।